स्वागत है आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत की सबसे ताकतवर और विशाल शक्तियों में से एक की। एक ऐसा साम्राज्य जिसने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से को एक ही छतरी के नीचे ला खड़ा किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य के महाकाव्य जैसे उदय, उसके शासन और उसकी शानदार विरासत की। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। मौर्य शक्ति का जो पैमाना था ना, वो बिल्कुल किसी सिनेमाई महाकाव्य जैसा लगता है। मेरा मतलब है, ये कोई साधारण राज्य नहीं था। अपनी विशाल सैन्य ताकत और बेजोड़ वास्तुकला के दम पर इन्होंने एक ऐसा विशाल तंत्र खड़ा किया जिसकी अमिट छाप पूरे उपमहाद्वीप पर हमेशा के लिए छप गई। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। मगध का उदय, फिर बिंदुसार का साम्राज्य विस्तार, चाणक्य का मौर्य प्रशासन, उसके बाद कलिंग युद्ध और उसका असर, अशोक के धम्म की नैतिकता और अंत में मौर्यों की विरासत। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, मगध का उदय। सत्ता का वो पलटना कितना तेज और नाटकीय था, जरा सोचिए। 343 ईसा पूर्व में मगध पर नंद वंश का पूरा दबदबा था, वो अपने चरम पर थे। लेकिन फिर महज कुछ दशकों बाद 321 ईसा पूर्व आते आते चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें पूरी तरह से उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार गद्दी पर बैठे। इतिहास में ये पहली बार था जब इतने बड़े भूभाग को किसी एक सर्वोपरि सत्ता के अधीन लाया गया था। अब जरा इस भौगोलिक विस्तार की विशालता को समझिए। मौर्यों ने जो क्षेत्र जीता था वो सच में हैरान कर देने वाला था। सिंधु नदी के पार से लेकर गंगा के उपजाऊ मैदानों तक और उत्तर पश्चिम की सीमाओं से लेकर दक्षिण के पठारों तक ये साम्राज्य अपने आकार और पहुंच में बिल्कुल अद्वितीय था। चंद्रगुप्त की फौजी कामयाबियों के बीच जो सबसे बड़ी कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक थी वो थी 303 ईसा पूर्व की संधि। सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद चंद्रगुप्त ने न सिर्फ सिंधु के पश्चिम वाले अहम यूनानी क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाया, बल्कि 500 हाथियों के बदले में एक बहुत ही मजबूत विवाह गठबंधन भी कर लिया। यह एक बेहद शानदार यथार्थवादी राजनीति का नमूना था जिसने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सरहदों को एकदम सुरक्षित कर दिया। और हाँ, इसी दौरान मेगास्थनीज नाम का यूनानी राजदूत भी चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, जिसकी लिखी बातें आज हमारे लिए इतिहास का एक बहुत बड़ा स्रोत हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, बिंदुसार और साम्राज्य विस्तार। 298 ईसा पूर्व में एक बहुत ही दिलचस्प घटना हुई। चंद्रगुप्त ने अपना राजपाट त्याग कर जैन धर्म अपना लिया और गद्दी सौंपी अपने बेटे बिंदुसार को। यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहा है। अगर इसे हम संस्कृत में देखें तो ये बनता है अमित्र घात, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। काफी आक्रामक नाम है ना? बिल्कुल। बिंदुसार ने इसी आक्रामकता के साथ साम्राज्य को दक्षिण के दक्कन और कर्नाटक के पठारों तक फैला दिया। और एक बड़ी ही मजेदार बात यह है कि बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से अपने लिए मीठी शराब, कुछ सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की मांग की थी। है ना काफी अनोखा अनुरोध? चलिए अब आते हैं तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से पर, चाणक्य और मौर्य प्रशासन। इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ तलवार के दम पर तो नहीं चलाया जा सकता था। इसे चलाने वाली मशीनरी के असली मास्टरमाइंड थे तक्षशिला के महान विद्वान चाणक्य। उनका लिखा अर्थशास्त्र कोई साधारण किताब नहीं है। यह राज्य को चलाने, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कूटनीति का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि कैसे एक ताकतवर सेना, एक गहरा जासूसी नेटवर्क और कूटनीति के इस्तेमाल से पूरे सिस्टम को कंट्रोल में रखा जाना चाहिए। मौर्यों का प्रशासनिक ढांचा या कहीं विकेंद्रीकरण सच में बहुत ही कमाल का था। सबसे ऊपर होती थी सर्वोच्च केंद्रीय सत्ता या खुद साम्राज्य, जिसे फिर प्रांतों में बांटा गया था। हर प्रांत जिलों में बटा था और फिर सबसे नीचे के स्तर पर थी ग्राम इकाइयां, जो प्रशासन का असली जमीनी आधार थीं। इसी शानदार पदानुक्रम की वजह से इतना विशाल साम्राज्य बिना किसी बड़ी रुकावट के सुचारू रूप से चलता रहा। और ये बात बखूबी दर्शाती है कि उनके प्रशासन में विशेषज्ञता किस स्तर की थी। अधिकारियों को, जिन्हें महामात्रा कहा जाता था, एकदम विशिष्ट जिम्मेदारियां दी गई थीं। जैसे कि अमित महामात्र सीमाओं की सुरक्षा देखते थे, वचभूमिक महामात्र चरागाहों का प्रबंधन करते थे और यहाँ तक कि महल के अंदरूनी कक्षों और महिलाओं की देखरेख के लिए इतिझक महामात्र होते थे। राज्य की यह सूक्ष्म पकड़ वाकई काबिले तारीफ थी।
अब हम पहुंचते हैं कहानी के चौथे अध्याय पर, कलिंग युद्ध और वो बड़ा परिवर्तन। करीब 269 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठे और इसके बाद इतिहास ने एक बहुत ही गंभीर मोड़ लिया, कलिंग का युद्ध। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि ये युद्ध अकल्पनीय रूप से विनाशकारी था। इसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और इससे कहीं ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया था। बेशक ये मौर्यों के लिए एक बहुत बड़ी सैन्य विजय थी, लेकिन इसकी जो मानवीय कीमत चुकानी पड़ी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। ये भारी रक्तपात सम्राट अशोक के लिए सिर्फ एक आंकड़ा बनकर नहीं रह गया, इसने उनकी अंतरात्मा को बुरी तरह झकझोर दिया। जरा सोचिए, जिस शक्ति और युद्ध के बल पर पूरे मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई थी, उसी शक्ति से अशोक का पूरी तरह से मोहभंग हो गया। इस भयानक अपराधबोध ने अशोक के भीतर एक बहुत गहरे वैचारिक संकट को जन्म दिया। और इसी संकट से निकलता है हमारा 5वां पड़ाव, अशोक के धर्म की नैतिकता। तो सबसे अहम बात यह है कि उस आंतरिक संकट का नतीजा एक ऐसी दार्शनिक क्रांति के रूप में सामने आया जिसने मौर्यों की राजनीति को पूरे 180 डिग्री घुमा दिया। जहां एक तरफ चाणक्य का अर्थशास्त्र शक्तिशाली सेना, जटिल जासूसी और बल प्रयोग की बात करता था, वहीं दूसरी ओर अशोक का धम्म एक एकदम अलग रास्ता दिखाता था, एक न्यायपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और सुव्यवस्थित समाज बनाने का रास्ता। ये साम्राज्य के मूल विचार और उसके इस नए नैतिक जागरण के बीच का एक बहुत ही स्पष्ट अंतर था। अब ये साफ करना बहुत जरूरी है कि धम्म असल में था क्या। इसके मूल सिद्धांत थे अहिंसा, सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता, माता पिता की आज्ञा मानना, शिक्षकों का आदर करना और सेवकों के साथ मानवीय व्यवहार। दिलचस्प बात यह है कि यूनानियों ने इसका अनुवाद यूसेबिया यानी पवित्रता के रूप में किया। देखिए, ये कोई जबरन थोपा गया बौद्ध धार्मिक सिद्धांत नहीं था, बल्कि इसे जानबूझकर एक ऐसी सार्वभौमिक नैतिक संहिता के रूप में बनाया गया था जिसे हर कोई, चाहे वो किसी भी आस्था का हो, आसानी से अपना सके। ये समाज को बांधने का एक शानदार तरीका था। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, मौर्यों की विरासत। लगभग 185 ईसा पूर्व आते आते इस महान और विशाल मौर्य साम्राज्य का अंततः पतन हो गया, लेकिन अपने पीछे वे जो छोड़ गए वो आज भी हमें उनके होने का एहसास कराता है। जब हम पुरातात्विक खुदाई देखते हैं तो पाते हैं कि ये वो दौर था जिसे उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड या NBPW का युग कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जगह जगह फैले अशोक के शिलालेख और वे शानदार स्तंभ आज भी इस साम्राज्य की भव्यता और उनकी अनोखी सोच की गवाही दे रहे हैं। तो इस पूरे सफर के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, इस प्राचीन महाशक्ति की सच्ची विरासत आखिर है क्या? क्या इसे इसकी बेजोड़ अद्वितीय सैन्य जीतों के लिए याद रखा जाना चाहिए, या फिर सार्वभौमिक नैतिकता और शांति स्थापित करने के उस क्रांतिकारी प्रयास के लिए जो इतिहास में शायद ही कहीं और देखने को मिलता है? दोनों ही पहलू उतने ही शक्तिशाली हैं। आपको क्या लगता है? सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।